तो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिमांड, ठीक है ना। क्लास 10th का कॉमर्स से जो बच्चे हैं उनका इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर दिया हुआ है और एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने सीखा डिमांड का मतलब, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कि डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था और काफ़ी इजी लैंग्वेज भी मैंने यूज़ की थी। और आज हम लोग खैर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड नहीं, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब है कि ओवरऑल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? ओवरऑल डिमांड, ठीक है ना। कि एक कंट्री की या एक शहर की या फिर हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड क्या है किसी कंट्री में, या किसी कंट्री में कपड़ों की या लेदर शूज़ की डिमांड क्या है, यानी पूरे मार्केट की डिमांड की हम बात करेंगे, ठीक है। मार्केट डिमांड का मतलब मैंने बता दिया है। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड की मार्केट डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है, कौन से फैक्टर है जिससे पता चलेगा कि मार्केट डिमांड कम हो रही है या मार्केट डिमांड बढ़ रही है, ऐसे कौन से फैक्टर है, ठीक है। तो तबीयत थोड़ी मेरी आज बिगड़ी हुई है तो बीच बीच में शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके लिए खेद है मुझे, ठीक है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो एक बात हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम पॉइंट या सब पॉइंट पढ़ते हैं, टॉपिक या सब टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर का मेन हेडिंग हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर मैंने बोला कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मैं समझा रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, तो दिमाग में ये रखना कि ये पॉइंट को किस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझा रहा हूँ। इसका मेन टाइटल क्या था? तो इसका मेन टाइटल क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड की मार्केट डिमांड क्या इस पर भी डिपेंड कर रही है? ये एक लिंकिंग माइंड में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ अरे भाई किसी कंट्री की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा नहीं होगी। या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन क्या है वहाँ पे रिलीजियस वाइज अगर सोचो कि कोई कंट्री है, हम लोग बोलते हैं मुस्लिम कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे डेफिनेटली कुर्ता पैजामा और बुरखा या नकाब अबाया उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। कंपोजिशन, किसी कंट्री में बच्चे ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, है ना, वहाँ पे बच्चों के कपड़ों की या बच्चों की से रिलेटेड चीज़ों की डिमांड होगी। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज साइज पॉपुलेशन कि जैसे इंडिया, चाइना, यहाँ पे ओवरऑल डिमांड ज़्यादा ही रहेगी। क्यों ज़्यादा रहेगी? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये मैंने समझा दिया, पूरे पॉइंट जो लिखे हैं ये मैंने समझा दिया है, ये पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किसी कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या चलो इनकम ज़्यादा है कि कम है। इनकम ज़्यादा होगी तो ओवरऑल डिमांड भी ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। एग्जांपल के तौर पे इनकम ज़्यादा है तो अच्छे या बड़े महंगे मोबाइल की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, ठीक है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि इनकम क्या है लोगों की। अगर हम बात करें बांग्लादेश या भूटान या पाकिस्तान, यहाँ पे लोगों की इनकम काफ़ी कम होती है, तो डिपेंड कर जाता है कि यहाँ पर सस्ते कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली महंगे कपड़ों की। सस्ते मोबाइल या सस्ते वॉचेस की डिमांड ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली महंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे। क्लाइमेटिक फैक्टर, हाँ एग्जांपल के तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में विंटर कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? या रशिया में विंटर कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी गर्म कपड़ों की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन क्या है, बोलो, विंटर है, एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड होता है वहाँ पर, है ना। तो क्लाइमेट पर भी, क्योंकि देखो ये इसीलिए ना मैंने क्या कहा था आपसे कि कभी भी हमें जो भी पढ़ना है ना, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखा करो कि यार किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, किसको फील करके ये पढ़ा जा रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड, हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्केट डिमांड, ठीक है। तो डेफिनेटली
मार्केट की बात हो रही है तो हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, हम क्लाइमेट की बात करेंगे, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करेंगे कि उस कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे दुबई या गल्फ कंट्री में गोल्ड सस्ता होता है कंपेरेटिवली इंडिया। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी गोल्ड टैक्सेस उतना नहीं है, गोल्ड उतना महंगा नहीं है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिपेंड ये करता है, मैटर करता है। तो गोल्ड की वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होती है, सस्ता पड़ता है गोल्ड, तो बाहर के लोग आके भी गोल्ड खरीद के जाते हैं। आई बात समझ में? आ गई सर। ठीक है, तो ये सारे हमने डिटर्मिनेंट आपको बताए हैं कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं मार्केट डिमांड कम या ज़्यादा होने के लिए। अब अगला टॉपिक है जो इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि जान है। जान से मतलब वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिमांड, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि आगे की क्लास में भी जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, तो जहाँ जहाँ आप इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा, लॉ ऑफ डिमांड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस टॉपिक में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो डिमांड है उसका बेसिक लॉ क्या है। डिमांड है, डिमांड कई फैक्टर्स पर है ना। अगर मैंने इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी था, इनकम भी थी, प्राइस भी था, कई चीज़ों पे डिमांड डिपेंड कर रही थी। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है। इसका स्टेटमेंट है, तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अगर इक्वल है, कांस्टेंट है, नहीं फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हुआ, जैसे कि कस्टमर का टेस्ट हुआ, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुई, अगर वो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कम्युनिटी इंक्रीज, डिमांड बढ़ेगी उस कम्युनिटी की। कब? व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। ये है लॉ ऑफ डिमांड। और वाइस वर्सा, मतलब कि डिमांड बढ़ेगी कब? जब प्राइस घटेगा, या फिर इसी का उल्टा मैं बोलूँ कि डिमांड कम होगी अगर प्राइस बढ़ जाए। और भी रीज़न हो सकते हैं डिमांड कम ज़्यादा होने का, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस को ही समझेंगे हम लोग, प्राइस से ही देखेंगे हम लोग डिमांड को, प्राइस से ही हम लोग डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये बातें थी। अब आगे अल्फ्रेड मार्शल के बारे में ये कुछ कहा है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स साइड में एक दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना, बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस आएंगे एग्जाम में, आएंगे ही एग्जाम में, कि लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन क्या है। हमने क्या कहा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में? प्राइस को ही एक फैक्टर उठाया कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, ठीक है, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ी। तो क्या अजम्पशन हो सकते हैं? बाकी जो मैंने एक और स्टेटमेंट कहा था मैंने कि बाकी चीज़ें, दूसरे और फैक्टर्स वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, ये समझाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ भी सकती है। हाँ, वो तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बाकी दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, कोई चीज़ आया नया फैशन में, माना कि प्राइस बहुत महंगा है फिर भी हम लोग लेते हैं, प्राइस महंगा है तो भी ले रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। इसीलिए हमें अजम्पशन दिया है कि अगर हमें प्राइस से ही पकड़ के चलना है, हमें स्टडी किस पर करनी है? प्राइस से ही, प्राइस को पकड़ो, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, तो बाकी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्टेबल करना पड़ेगा, अजम्पशन कुछ बनाने पड़ेंगे। क्या अजम्पशन बनाने पड़ेंगे? देखो, प्राइस, क्या हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन बाकी चीज़ें क्या स्टेबल रखनी है?
देयर शुड बी नो चेंजेस इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये मान के चलना है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी या घटी नहीं है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी या घटी नहीं है, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पक्का कम होगी, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। यह हमें मान के चलना है कि कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज नहीं हुआ है। कोई एक मार्केट में कपड़ा आया है, कोई मार्केट में नया फैशन आया है, वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी अगर वो और ज़्यादा रेट बढ़ा दे, और ज़्यादा कॉमन जो रेट है उससे भी ज़्यादा कर दे, तो डेफिनेटली अगर कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस वही स्टेबल था, उसका प्रेफरेंस भी नहीं बढ़ा, तुमने प्राइस तो बढ़ा दिया लेकिन कस्टमर का प्रेफरेंस उतना ज़्यादा क्रेजी नहीं हुआ, कस्टमर क्यों नहीं वो खरीदे, फिर भी वो खरीदे, उतना क्रेजी नहीं हुआ, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी रिमेन अनचेंज, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम क्या मानेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके प्राइस, या सब्सिट्यूट गुड्स है उसके प्राइस क्या रहने वाले, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने में डिमांड कम होगी या प्राइस कम होने में डिमांड बढ़ेगी। देयर नो चेंज इन कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, उधारी नहीं मिल रही है, जो थी पहले की वही थी, एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन में कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं है। तो जितने भी हमने डिमांड के फैक्टर पढ़े, कुल मिला के बात समझो कि जितने भी हमने डिमांड के फैक्टर पढ़े ना, कि डिमांड ऐसा करने से डिमांड घटिया बढ़ जाएगी, ऐसा होने से डिमांड घटिया बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से डिमांड कम या ज़्यादा हो जाएगी, उन सारे फैक्टर को तुम अजम्पशन रख देना, प्राइस वालों को हटा के लॉ में डाल देना। सिर्फ प्राइस जो फैक्टर है उसको लॉ में डाल देना, बाकी जितने भी है फैक्टर्स जो हमने डिटर्मिनेंट पढ़े थे पिछले लेक्चर में, पिछले वाले पार्ट में, उसको तुम अजम्पशन में मार देना, बस ख़त्म बात, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड की हम लोग स्टडी उस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, आपको है ना कुछ इस तरह टेबल दिया हुआ है, यही बताने की कोशिश की गई है कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही। 100 पे 1 था, प्राइस कम हुआ 2 हो गया, प्राइस कम हो गया 3 हो गया, प्राइस कम हो गया 5 हो गया, प्राइस और कम हो गया तो डिमांड भी बढ़ गई। ये टेबल बताने की कोशिश की गई है। फिर बाद में यहाँ पे मार्केट डिमांड है, ओवरऑल डिमांड के बारे में, कि कस्टमर ए की डिमांड है, कस्टमर बी की कुछ अलग डिमांड है, तो ओवरऑल कितनी डिमांड हुई, ओवरऑल कितनी डिमांड हुई। तो मार्केट डिमांड में भी प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो दोनों कस्टमर का हमने ऐड कर दिया। अब ऐसे हज़ारों कस्टमर होंगे, लेकिन ये तो समझाने की बात है, ठीक है। इसके बाद देखो डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, नेगेटिव में, हाँ इन्वर्स आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव से मतलब यही है, नेगेटिव से मतलब यही है क्या, प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होने वाली है, कम होने वाली है ना, इन्वर्स इफेक्ट है ना। तो इन्वर्स इफेक्ट में 90 अबाउ, देखो दो हाथ ऐसे रखो, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड इंक्लिनेशन ये लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड इंक्लिनेशन। कभी भी उल्टा इफेक्ट हो तो कौन सा इंक्लिनेशन मारना है, लेफ्ट हैंड इंक्लिनेशन। कुछ इस तरीके से, ये क्या है आपका, ये आपकी डिमांड है, ये क्या है, ये प्राइस है। प्राइस जब कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। देखो प्राइस 100 पे डिमांड 1 थी, प्राइस कम हुआ 90 हुआ तो डिमांड 2 हो गई, 80 हुआ प्राइस कम हुआ डिमांड और बढ़ गई, लो डिमांड और बढ़ गई, ये लो डिमांड और बढ़ गई, बढ़ती आ रही है डिमांड। ग्राफ को समझने को, ग्राफ रीड करना आना चाहिए, को पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ग्राफ रीड करना आना चाहिए। नेगेटिव ग्राफ क्या है, पॉजिटिव ग्राफ क्या है, नेगेटिव ग्राफ है, इन्वर्स इफेक्ट है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, तो ये प्राइस है ये डिमांड है, तो कर्व ऐसे बनेगा। अगर पॉजिटिव होता तो कर्व ऐसे बनता, इस तरह स्लोप बनता। अगर निगेटिव है, उल्टा इफेक्ट है, तो कर्व ऐसे बनेगा। ये सब बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए। नहीं है तो क्या करना, पर्सनल ट्यूशन तो है आपका अवेलेबल, ठीक है, तो पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ग्राफ का फंडा क्या है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है देखो, अलग अलग 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखो कि जिस हिसाब से प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हुआ है कि प्राइस थोड़ा कम हुआ डिमांड ज़्यादा बढ़ी। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया है कि 100 रुपये में 3 डिमांड थी, ठीक है।
फिर 80 हुआ तो डिमांड देखो कितनी हो गई, 7 हो गई, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। यहाँ पर 80 रुपये में डिमांड 4 ही हुई थी, देखो 4 हुई थी। यहाँ पे 80 रुपये में डिमांड शायद 3.5 4 के 3 के बीच में थी, 3 थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो फ्लैट है, बहुत क्या है, फ्लैट है, कर्व फ्लैट है, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है, बहुत ज़्यादा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ना आगे। तबीयत नहीं सही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा होगा आप लोगों को, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड कर्व है। 11th में आओगे तो और अच्छे से इसको समझ लोगे, क्योंकि 11th में आके काफ़ी लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, क्यों है, क्योंकि सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि डाउनवर्ड क्यों है, राइटवर्ड, क्योंकि इन्वर्स इफेक्ट है कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, इन्वर्स इफेक्ट है कि नहीं। इसीलिए क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी होती है। अब ऐसा भी नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्राइस कम हुआ, टी शर्ट पहले 500 में बिक रही थी, 400 हो गई, ज़्यादा ले लिया, 300 हो गया और ज़्यादा ले लिया, अब 200 हो जाएगा और एकदम भर के, तो घर में थोड़ा भर के लिया होगे, एक हद तक की डिमांड बढ़ेगी, है ना, एक हद तक कर डिमांड बढ़ेगी। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो मार्जिन है उसका वो डिमिनिश होता जाता है, उतना गैप नहीं बनता है, ठीक है ना, कि कम हुआ रेट तो और डिमांड बढ़ गया, और कम हुआ तो और बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी दुकान उठा के ले आओगे, है ना, एक हद तक के फिर आप रुक जाओगे ना, कितना भी कम होने दो आप रुक जाओगे, ठीक है, बस इतनी डिमांड है मेरी। और यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इनकम इफेक्ट है, चेंज इन डिमांड से इनकम इफेक्ट में फ़र्क पड़ जाता है। फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि गुड सब्स्टिट्यूट से क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो भी डिमांड बढ़ेगी। माना कि प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कंज्यूमर बढ़ गए तो भी डिमांड तो बढ़ ही जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। सो आज बस इतना ही करेंगे क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। खैर काफ़ी मतलब 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने कवर किए हैं, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड को हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। मैं ये भी कंटिन्यू कराता एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और चैप्टर को ओवर करेंगे। डिमांड थोड़ा लेंदी चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा था कि आगे भी क्लास में आपको आने वाला है, ये चुपका रहेगा चैप्टर, छोड़ेगा नहीं साथ तुम्हारा। इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम दे दो और इसको अच्छे से सीखो, अच्छे से करो, समझने की कोशिश करो, जहाँ पर भी लग रहा है आपको डाउट। इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनल ट्यूशन का मतलब बेनिफिट आपको आप उठाना चाहिए, डाउट लेकर आओ, जितने ज़्यादा आप डाउट लेकर आओगे ना, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एजुकेशन क्वालिटी टॉप लेवल जाएगी। हमेशा काबिल बनने की कोशिश करो। रिपोर्ट कार्ड में, रिज़ल्ट में मार्क्स आना अपनी जगह है, लेकिन काबिलियत पैदा करना ये अपनी जगह, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इन फ्यूचर हमेशा बेनिफिट करेगा आपको अगर आप काबिल होते हो। तो काबिल से मतलब कि जो भी सीख रहे हो उसको बहुत अच्छे से सीखो। जो भी बुक्स में जितना भी आपको कंटेंट दिए हुए हैं उन कंटेंट्स में, ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक्स से बाहर कुछ 10th में हो तो 12th का सीख लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे बुक्स में जो भी कंटेंट दिए हुए हैं, ये बुक्स जो भी बनाते हैं स्कॉलर्स बुक बनाते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें डालने की कोशिश करते हैं, तो उन टॉपिक्स को पूरा ग्रास्प करने की कोशिश करो और उसे सीखने की कोशिश करो, ठीक है।